हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एविडेंस एक्ट और न्यू लॉ है जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एमसीक्यूज करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 और होगा। ओके, चलो पहला क्वेश्चन है, कितने सेक्शंस और चैप्टर्स हैं हमारे एविडेंस एक्ट में? ये तो हम देख के बता सकते हैं, 167 सेक्शंस और 11 चैप्टर्स। और यहीं पे बीएसए में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने हैं? 12 चैप्टर और सेक्शंस कितने हैं टोटल? 170 सेक्शंस। ओके, अगले पे आ जाओ। That there are certain objects arranged in a certain order in a certain place। इसमें क्या बोला है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने अरेंज कर रखे हैं किसी एक सर्टेन ऑर्डर में। कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने अरेंज कर रखा है एक ऑर्डर में और एक जगह पे, एक सर्टेन प्लेस में। ये क्या है? क्या ये ओपिनियन है? क्या कोई हम अपना सुझाव दे रहे हैं इस चीज पे? नहीं। क्या ये डॉक्यूमेंट है? नहीं। क्या इसके पीछे कोई मोटिव है, हमारा उद्देश्य? नहीं। ये क्या है? एक फैक्ट, सिर्फ एक तथ्य है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट्स है, ऐसे ऑर्डर में हमने प्लेस कर रखे हैं और एक ये सर्टेन प्लेस पे कर रखे हैं, बस। अगर हमें इसका नहीं पता तो मैं अभी भी बता देती हूँ, हर किसी के डेफिनेशन क्लॉज में देखो कोई ना कोई डेफिनेशन में ये मिल ही जाता है। सिमिलरली ये हमें डेफिनेशन क्लॉज में मिल जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है बीएसए में? दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखो, जो हमारा बीएसए है उसमें जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पे हुए हैं? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बेस पे। इसको भी एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे अब देखा जाने लगा है। पहले भी था, बट जो अमेंडमेंट थी ना ए करके, जैसे सेक्शन 65 ए करके, बी करके, ये सब थी। अब इसमें इसको स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली इंक्लूड करा है। अब हमने बोला कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो वही डेफिनेशन क्लॉज में आ जाओ। कोई भी लेटर, फिगर्स, मार्क्स, ठीक है। एनी अदर मैटर यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर एंड ऑल्सो इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो डॉक्यूमेंट में क्या है? अगर मैं ये भी लिख रही हूं, ऐसे भी लिख रही हूं, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, वेदर एनी एक्ट इज इंटेंशनल है, एक्सीडेंटल है, वो डिपेंड करता है किसी फैक्ट्स पे। एज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएसए? कौन से सेक्शन में बोला गया है कि अगर कोई एक्ट इंटेंशनल है या एक्सीडेंटल है, कि वो हमारा जो है एक फैक्ट रेलेवेंट होगा, वो कहां दे रखा है? हमें सेक्शन 13 में। सिमिलरली एविडेंस एक्ट में यही चीज हमें सेक्शन 15 में गिवन है। देखो, इसका हल्का सा मीनिंग बताती हूँ। जैसे मैंने बोला, कैसे पता लगेगा ये फैक्ट हमने जान करके इंटेंशनली किया है या एक्सीडेंटल तरीके से हो गया? बस देखो क्या हुआ, मिस्टर एक्स है, उसके पास एक घर था। अब वो क्या करता है, इस घर, ये घर क्या था, उसने इंश्योर करवा रखा था। अब उसने इस घर को खुद ही जला दिया, पैसे ले लिए इंश्योरेंस के। फिर क्या लिया इसने? नया घर लिया, उसको इंश्योर करवाया, फिर इसने जला दिया, फिर इंश्योरेंस के पैसे ले लिए। सिमिलरली ऐसे उसने 10-12 घर कर दिए। तो इसका मतलब ये क्या है? उसका एक्ट इंटेंशनल है, जान करके कर रहा है। एक्सीडेंटल, बाय मिस्टेक नहीं हो रहा ये चीज, वो इंटेंशनली कर रहा है। ठीक है, अगले पे आ जाओ। एविडेंस एक्ट में द एक्सप्रेशन कोर्ट, कोर्ट का मतलब क्या है? डेफिनेशन में हमें दिख जाएगा, जो हमारा डेफिनेशन क्लॉज होता है। जजेस भी इंक्लूड होते हैं, मजिस्ट्रेट भी, और सारे पर्संस इंक्लूड होते हैं जो भी ऑथराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए। आर्बिट्रेटर इंक्लूड नहीं किया जाता इसमें। तो एक्सेप्शन क्या है? आर्बिट्रेटर। तो कोर्ट में क्या इंक्लूड है? वो सारे पर्सन जो लीगली ऑथराइज्ड होते हैं एविडेंस लेने के लिए। ठीक है, अब facts alleged by one party and denied by the other are termed as। देखो, मिस्टर ए बोलता है ये मेरा घर है, मिस्टर बी बोलता है नहीं ये तेरा घर नहीं है, ये तो मेरा घर है। क्या बन गया ये हमारा? फैक्ट इन इशू। इसका मतलब अब कोर्ट जो है ये डिसाइड करेगी फैक्ट इन इशू। क्या ये, देखो अब हमें इसको नहीं पता, ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज में मिल जाएगा, बट अगर सपोज हमें नहीं मिल रहा तो इसमें थोड़ा सा स्मार्टली अपना दिमाग लगाओ। एक पार्टी बोल रही है कि ये मेरा घर है, दूसरी पार्टी बोल रही है ये तेरा घर नहीं है। तो क्या पॉजिटिव फैक्ट है? नहीं, इसमें तो कुछ पॉजिटिव नहीं है। क्या नेगेटिव फैक्ट है? ये भी कोई बात नहीं हुई। क्या रेलेवेंट फैक्ट है? अरे इसमें फैक्ट रेलेवेंट कैसे हुआ? ये कुछ एलेज कर रही है, ये उसी चीज को डिनाई कर रही है, तो क्या हो गया है? ये फैक्ट इन इशू। ठीक है, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, ये भी बहुत इजी है, चाहे हमें बेयर एक्ट में कहीं ना मिले, बट हमें पता है एविडेंस मतलब चाहे वो ओरल हो चाहे वो डॉक्यूमेंट वाले हो। उसने उसको उस दिन ये कहा था तो भाई ये ओरल एविडेंस बन गया। उसने उसको ये लेटर दिया था, बन गया तुम्हारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सिंपल। ओके, ऑक्यूलर मतलब ओरल होता है। ठीक है,
सेक्शन 4 डील्स विद एक्सप्रेशन। सेक्शन 4 में किस चीज के बारे में है? मे, शैल या कंक्लूसिव प्रूफ, तीनों के बारे में। अब यही भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 4 को हटाकर सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज है उसी में इन तीनों को भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अगले पे आ जाओ। A is tried for murder of B by administering potassium cyanide. The fact that A has purchased potassium cyanide just before the murder of B is relevant under। देखो अब क्या है, हम इसको कैसे ढूंढेंगे? सेक्शंस को देख लिया हमने, चारों सेक्शंस में हमें पता लगा ये कहाँ फॉल कर रहा है, सेक्शन 8 में। आंसर हुआ सेक्शन 8। बट इसका मतलब देखो, ए को हमने ट्राई किया कि तूने बी को मर्डर कर दिया, कैसे? पोटेशियम साइनाइड देकर। द फैक्ट दैट ए हैज परचेज दिस जस्ट बिफोर द मर्डर ऑफ बी, वो रेलेवेंट होगा। क्यों? यहाँ पे उसका क्या दिखा रहा है? कंडक्ट दिखा रहा है कि मारने से पहले, बी को मारने से पहले उसने ये जो है खरीदा था। देखो सेक्शन 8 में हमें जो है 3 चीज बताई है। एक तो हमें बताया है मोटिव के बारे में, एक हमें बताया है प्रिपरेशन के बारे में, एक हमें बताया है कंडक्ट के बारे में। अब कंडक्ट क्या है? प्रीवियस कंडक्ट भी हो सकता है कि तुम पहले कोई कंडक्ट कर रहे हो, या सब्सिक्वेंट बाद में कोई कंडक्ट कर रहे हो। और ये सारे फैक्ट्स क्या माने जाते हैं? रेलेवेंट फैक्ट माने जाते हैं। जैसे प्रीवियस कंडक्ट, जैसे ये वाला एग्जांपल था कि उसने उसको मारने के लिए पोटेशियम साइनाइड जो है परचेज किया, ये है तुम्हारा पहले का कंडक्ट, मारने से ठीक पहले। सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या हो गया? सपोज उसने बी को मार दिया, अब उसको क्या है, उसकी बॉडी को कहीं छुपा रहा है, तो ये हुआ तुम्हारा सब्सिक्वेंट कंडक्ट, बाद वाला कंडक्ट, मारने के बाद वाला। तो ये दोनों ही फैक्ट्स क्या माने जाएंगे? रेलेवेंट फैक्ट्स। ओके, अगले पे आ जाओ। रेस जेस्टे लिटरली मीन्स, देखो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें चाहे डायरेक्ट कितनी ही ढूंढ ले हमें नहीं मिलेंगे, तो इनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। ये इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जिसको आते हैं वो तो ठीक है, जिसको नहीं आते तो ठीक है, हम तुक्का मार सकते हैं, और तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो रेस जेस्टे का मतलब होता है, ये सेक्शन 6 से डिराइव है हमारे एविडेंस एक्ट के। इसका मतलब होता है सेम ट्रांजैक्शन। तभी कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने चाहिए, सैंपल पेपर सॉल्व करने चाहिए, ताकि हमें हर चीज का आइडिया मिल जाए। रेस जेस्टे मतलब सेम ट्रांजैक्शन। और सेक्शन 6 की जबकि हेडिंग क्या है? वो रेलेवेंस ऑफ फैक्ट्स जो पार्ट बनते हैं एक सेम ट्रांजैक्शन का। इसका मतलब सपोज ए ने अगर बी को मारा, ए ने जैसे बी को मारा, वहां पे जितने बाईस्टैंडर्स खड़े थे, देख रहे थे वहां पे लोग, ठीक है, तो ये क्या पार्ट बन जाता है? सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बन जाता है। और ये जो बाईस्टैंडर्स वाला मैंने बोला, ये भी हमारा फिर रेलेवेंट फैक्ट में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ। रेस जेस्टे जो है एक एक्सेप्शन माना जाता है। किसका एक्सेप्शन? हियर से रूल का। हियर से क्या होता है? हम कहते हैं ना सुनी सुनाई बातें। तो यहाँ पे जैसे इस एग्जाम्पल में ये लोग खड़े थे कि हाँ ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अब हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे हाँ ये तो सुनकर बोल रहे, नहीं, ये रेस जेस्टे का ही पार्ट फॉर्म करता है। तो ये एक्सेप्शन माना जाता है हियर से रूल का, क्योंकि हियर से जो है हम उसको एडमिसिबल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का र्यूमर होता है, अफवाह होती है, इस वजह से। पर रेस जेस्टे क्या है? उसका एक्सेप्शन है। जैसे इस एग्जांपल में मैंने बताया, जो आसपास लोग खड़े थे, अब वो लोग बोल रहे थे हाँ यार मैंने तो ए को देखा, उसने बहुत तेज बी को बाइक से उड़ाया। तो ये र्यूमर तो बोलेंगे, बट ये फिर भी एडमिसिबल होगा। रीजन बीइंग, क्योंकि जैसे इसने एक्सीडेंट देखा और जो फिर उसने अपनी लाइन बोली, स्टेटमेंट बोली कि हाँ यार मैंने उसको देखा, उसने बहुत बुरी तरीके से उसको उड़ाया, तो ये क्या था? सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट था, उसी दौरान वो बोला गया। इस वजह से ये चीज एडमिसिबल होती है, और इसीलिए हम इसको एक्सेप्शन बोलते हैं हियर से रूल का। ठीक है, अगले पे आ जाओ। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। देखो अब ये वाला सेक्शन भी वो है जो हम डायरेक्ट नहीं पता कर पाएंगे, चाहे हमें सेक्शन नंबर लिखे हो। बट अगर हम एक बार ध्यान से देखें सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 में वैसे तो उसका टाइटल क्या लिखा है? जो फैक्ट्स नेसेसरी हैं एक्सप्लेन करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए, कौन से? फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स को। बट जब हम इस सेक्शन को अंदर पढ़ते हैं हमें पता लगेगा आइडेंटिटी के बारे में भी बात करी है। आइडेंटिटी किसकी? पर्सन की या थिंग की। तो जो पर्सन की आइडेंटिटी होती है, हम उसमें आ जाते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में, कि ए बी सी डी सिमिलर पर्सन हमने लाके खड़ा कर दिया, जिसमें से एक्यूज्ड ये है। अब ये जो बंदा है, जो विक्टिम है या जो विटनेस है जिसने देखा,
वो इन चारों में से बताएगा हाँ जी ये बंदा था जिसने वो गुनाह किया है। तो ये होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। अगले पे आ जाओ। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, कह रहे हैं फैक्ट्स वैसे तो रेलेवेंट नहीं है। फैक्ट देखो होता क्या है, फैक्ट मतलब कोई भी चीज, कोई भी तथ्य। तथ्य मतलब कि फिजिकल फैक्ट भी हो सकता है, कोई मेंटल फैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने बोला वैसे वो फैक्ट अदरवाइज रेलेवेंट नहीं है, पर वो रेलेवेंट हो जाएगा अगर वो इनकंसिस्टेंट है या मेक्स हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल एनी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट। देखो इसका मतलब, मैंने बोला कि ए ने बी को मारा, ये ए ने बी को मारा दिल्ली में, ए ने मारा बी को, ए हो गया हमारे यहाँ पे एक्यूज्ड। पर ए क्या बोल रहा है, जी मैं तो उस दिन लखनऊ में था, मैं तो दिल्ली में था ही नहीं। इसका मतलब ए ने बी को मारा, ये रेलेवेंट फैक्ट है, पर इसने जैसे बोला मैं लखनऊ में था, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये चाहे इनकंसिस्टेंट हो गया हो, बट हमारे केस में ये भी रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। क्यों, इसने बोला जी मैं तो मारा ही नहीं, मैं तो उस टाइम लखनऊ था। कोई बात नहीं, वो चीज तो प्रूव कर दे। ये चीज कौन प्रूव करेगा मैं लखनऊ में था, जिसने बोला, मतलब कि ए ने बोला। इसको हम कहते हैं कि इसने क्या लिया है, प्ली ऑफ एलिबाई। क्या, प्ली ऑफ एलिबाई। और ये कहां से आया है, सेक्शन 11 में से डिराइव हुआ है। ओके, तो ये वाला इसका तो आंसर हो गया सेक्शन 11, इसकी टाइटल भी यही कहती है, तो इसको हम ढूंढ लेंगे आसानी से। अब यही चीज आगे दो क्वेश्चंस में मैंने बोला है क्या, कि सेक्शन 11 इनेबल करता है एक पर्सन को जिसको चार्ज किया गया है क्राइम के साथ, टू टेक व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड द प्ली ऑफ, कौन सी प्ली बोली थी मैंने अभी, एलिबाई। ओके, अगले पे आ जाओ। ये तो है देखो, रेस जस्टे अभी हम पढ़ के आए, सेक्शन 6 में बात करता है, एलिबाई सेक्शन 11 में, लिस पेंडेंस सेक्शन 52 में, कौन से के, टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। ओके, अब आ जाओ, ये वाला भी अभी मैंने बताया, प्ली कैन सक्सीड ओनली इफ इट इज शोन दैट द एक्यूज्ड वाज सो फार अवे एट द रेलेवेंट टाइम दैट ही कुड नॉट बी प्रेजेंट एट द प्लेस वेयर द क्राइम वाज कमिटेड। इसका मतलब ये प्ली तभी सक्सीड होगी, पहली बात तो ये कौन सी प्ली की बात कर रहा है, एलिबाई की। इसका मतलब ये प्ली वो तभी ले सकता है और वो तभी कामयाब होगा जब वो ये चीज बोल दे, मैं तो इतनी दूर बैठा था, मैं तो लखनऊ बैठा था इतनी दूर, और जो क्राइम दिल्ली में हुआ मैं तो कर ही नहीं सकता। पढ़ो दोबारा, ओनली इफ इट इज शोन कि एक्यूज वो सो फार अवे, मैं तो इतनी दूर था उस टाइम पे, दैट ही कुड नॉट बी प्रेजेंट एट द प्लेस, मैं तो वहां हो ही नहीं सकता था जहां पे वो क्राइम हुआ। ठीक है, तो ये कौन सा माना जाता है, प्ली ऑफ एलिबाई। ओके, which section of BSA applies only to civil cases and not to criminal cases? हमारे एविडेंस एक्ट में और बीएसए में एक ऐसा सेक्शन है जो सिर्फ सिविल केसेस में ही अप्लाई होता है। कौन सा है वो सेक्शन, बीएसए का सेक्शन 21, और सिमिलरली सेक्शन 23 है एविडेंस एक्ट का। ठीक है, अगले पे आ जाओ। कन्फेशन कहाँ डिफाइंड है एविडेंस एक्ट में, देखो कन्फेशन के हमें पता है 24 से बता रखे हैं कन्फेशन के बारे में, कि पुलिस ऑफिसर को कर रहे हो तो कब रेलेवेंट होता है या इरेलेवेंट होता है, एडमिसिबल है इनएडमिसिबल है, बट कन्फेशन डिफाइन कहीं पे भी नहीं कर रखा है। ओके, अब जो कन्फेशनल स्टेटमेंट हम किसके सामने दे रहे हैं, पुलिस ऑफिसर के सामने दे रहे हैं, तो वो क्या होती है, क्या वो एडमिसिबल होती है, नॉट एडमिसिबल होती है। हम टीवी में अक्सर देखते हैं कि पुलिस वाला कहता है जी उसने मेरे को बता दिया कि उसने ऐसे ऐसे किया है, अरे चाहे पुलिस वाले के सामने बता दिया हो, हम उसको एडमिसिबल वगैरह नहीं मानते, पर हाँ वो एडमिसिबल होगी अगर वो रिलेट करती है किसी फैक्ट से डिस्कवर्ड इन कंसिक्वेंस ऑफ इट। इसका मतलब अगर मिस्टर एक्स ने पीओ के सामने अपना गिल्ट मान भी लिया, कन्फेशन कर भी लिया, तो भी हम उसको रेलेवेंट नहीं, चाहे वो रेलेवेंट हो, हम उसको एडमिसिबल तो कर ही नहीं सकते। बट हाँ, अगर मिस्टर एक्स ने बोला कि मैंने जिस नाइफ से उसको मारा था वो एक पेड़ के नीचे मैंने छुपा रखा है, और अगर पीओ को, जो पुलिस ऑफिसर है, अगर उसको वहां पे वो नाइफ मिल जाता है, तो ये वाली चीज एडमिसिबल होएगी, सिर्फ ये वाला फैक्ट एडमिसिबल होगा। पर जो कुछ और पुलिस ऑफिसर को वो एक्स जो है कन्फेस कर रहा है वो एडमिसिबल नहीं होगा। ठीक है, और ये चीज कहां देखी हमें, सेक्शन 27 में, जो क्या बोल रहा है, कितनी इंफॉर्मेशन जो एक्यूज्ड से मिली है, मैं वो कितनी प्रूव कर सकती हूँ, पार्टी कितनी प्रूव कर सकती है, तो ये सेक्शन 27 में दे रखा है एविडेंस एक्ट के। अब आ जाओ अगले पे,
Under BSA, admissions are not considered to be conclusive proof, but they may operate as। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हालांकि इसमें सेक्शन नंबर नहीं है, बट जब हम एविडेंस का पूरा बेरेक देखेंगे उसमें हमें दिख जाएगा कि सेक्शन 25 ऑफ BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बोला है कि ये जो, क्योंकि हमने BSA का पूछा है ना, तो एडमिशन जो है एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माने जाते, रेदर एस्टोपल माने जाते हैं। ठीक है, अब एस्टोपल मतलब होता क्या है कि अगर मानो ए ने बी को कुछ प्रॉमिस कर दिया तो कल को ए उस चीज को डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस पे एस्टोपल का प्रिंसिपल लग जाएगा। ठीक है, डॉक्ट्राइन लग जाएगा। अगले पे आ जाओ। टू बी एडमिसिबल अ डाइंग डिक्लेरेशन। अब देखो डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है, एक तरह से एक स्टेटमेंट जो वो पर्सन करता है कि टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, कि मेरी डेथ कैसे कैसे होने वाली थी, जैसे उसका बाइक से एक्सीडेंट होने वाला था, तो वो बता रहा है जो भी स्टेटमेंट, डाइंग डिक्लेरेशन होता है। और अगर मानो जैसे उसने वो स्टेटमेंट बताई उसकी हो गई डेथ, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल मानी जाती है। तो किसके आगे कर सकते हैं? किसी के भी आगे कर सकते हैं, पर कोई भी पर्सन हो, डॉक्टर, मैजिस्ट्रेट, फ्रेंड, नियर रिलेटिव, कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्या इसका फॉर्म रेलेवेंट माना जाता है, मतलब मटेरियल माना जाता है? नहीं, इमटेरियल। भाई कैसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ओरल में बोल रहे हो, ओरल में बोल दो, राइटिंग कर रहे हो, जेस्चर्स दिखा रहे हो, कोई बात नहीं, हम सब कुछ एडमिसिबल कर लेंगे। कोई साइन दिखा रहे हो, कोई बात नहीं, हम सब एडमिसिबल कर लेंगे, सब रेलेवेंट है। ठीक है, अगले पे आओ। किस सर्कमस्टांस में is a under what circumstances is a statement made by deceased person relevant under section 26? 26 में 26 मतलब जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो क्या, कब, कौन से सर्कमस्टांस में रेलेवेंट मानी जाती है? सिर्फ और सिर्फ जब वो स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग हो, उस पर्सन के डेथ के रिगार्डिंग हो, या वो केसेस बता रहा हो, सर्कमस्टांस बता रहा हो, सिचुएशन बता रहा हो कि उसकी डेथ कैसे हुई है, सिर्फ वही स्टेटमेंट रेलेवेंट मानी जाएगी। ठीक है, according to section 33 of BSA, when evidence is given of a statement that forms a part of longer statement, conversation, document, कितनी हम कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे? देखो क्या बोल रहा है कि when evidence, वैसे तो सेक्शन 33 में हमें साफ दिख जाएगा, बट मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ। when evidence is given of a statement that forms a part of longer, देखो हमने बोला इतनी बड़ी कोई कन्वर्सेशन है मेरी, या इतना बड़ा कोई डॉक्यूमेंट है, और मेरे को एविडेंस देना है इतने पार्ट का या कितने का भी, मतलब कोई भी एविडेंस देना है, बट वो ना इस पूरे डॉक्यूमेंट का या पूरी कन्वर्सेशन का कुछ पार्ट फॉर्म करता है, तो क्या मैं ये पूरी की पूरी कन्वर्सेशन दूंगी कोर्ट में? नहीं। आंसर इज सिर्फ उतनी ही जो कोर्ट को लगता है जरूरी है उस केस के पर्पज से, उस स्टेटमेंट को समझने के पर्पज से। तो अगर कोर्ट को लगता है सिर्फ इतनी स्टेटमेंट जरूरी है तो सिर्फ इसी को एविडेंस में लिया जाएगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ। What kind of jurisdiction is not mentioned under section 41? जब हम 41 पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट का, हमें दिख जाएगा कि प्रोबेट है, एडमायरल्टी है, इंसॉल्वेंसी है, और ऑप्शन में क्या मेंशन नहीं है? रेवेन्यू। तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर डी। ठीक है, अगले पे आ जाओ। ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45 क्या माना जाता है? देखो कोर्ट जो है सिर्फ एक तरह से ओपिनियन लेता है एक्सपर्ट का, जो एक्सपर्ट ने वो बोल दिया वो पत्थर की लकीर नहीं हो जाती, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो जाता, इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। हाँ ये तो ठीक है, बट और ऑप्शन देखते हैं। इज सपोर्टिव एंड कॉरोबरेटिव, आंसर होगा सी, क्योंकि जो वो अपना ओपिनियन दे रहा है वो एटलीस्ट हमारे जितने एविडेंस हैं उसमें हेल्प करेंगे, उसके एविडेंसेस को सपोर्ट करने में, कॉरोबरेट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। फिर आ जाओ, रिलेशनशिप इन सेक्शन 50 ऑफ द एविडेंस एक्ट मींस। पहली बात जो रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने बोला है, रेलेवेंट फैक्ट वगैरह, कब माना जाएगा? रिलेशनशिप के बारे में कौन बताएगा? जिसको भी उस चीज की स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, जिसको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है उस रिलेशन के बारे में। और जो यहाँ रिलेशनशिप वर्ड यूज किया है वो कोई भी हो सकता है, चाहे ब्लड का हो, मैरिज का हो, एडॉप्शन का हो। तो आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, अगले पे आ जाओ। रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी एविडेंस एक्ट में क्या माने जाते हैं? क्या वो सिनोनियम है एक दूसरे के, को एक्सटेंसिव है, अलग अलग है, नीदर सिनोनियम नॉर को एक्सटेंसिव, या फिर दोनों ही है? आंसर होगा सी। देखो रेलेवेंट अलग होता है, एडमिसिबिलिटी अलग होती है। जो फैक्ट्स रेलेवेंट है प्लस उनको हमने ड्यूली प्रूव कर दिया है, वो ड्यूली प्रूव्ड है,
तो ही वो फैक्ट्स एडमिसिबल होते हैं। तो इसका मतलब हम हर रेलेवेंट फैक्ट को, अब रेलेवेंट फैक्ट कैसे हो गया, जो सेक्शन 6 का रेस जेस्टे पढ़ा, हमने कंडक्ट वाला एग्जांपल पढ़ा, हमने एक्सीडेंटल इंटेंशनल वाला एग्जांपल पढ़ा, जो सेक्शन 15 में मैंने बताया था ना कि हाउस को बार बार इंश्योर करा रहा था, गिराया जा रहा था, जलाया जा रहा था। तो ये सारे फैक्ट रेलेवेंट तो हैं, सारे फैक्ट्स रेलेवेंट है, नो डाउट, बट इनमें से जो जो प्रूव हो चुके हैं, ड्यूली प्रूव हुए हैं, सिर्फ हम उनको ही एडमिसिबल करते हैं। ऐसा नहीं है हम हर कोई फैक्ट को उठा के एडमिसिबल कर दे, नहीं। ठीक है। द कोर्ट शेल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ, अब ये जो है हमें पूरी लिस्ट मिल जाएगी सेक्शन 57 में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें से, कौन कौन से ऐसे वो है पॉइंट्स है जिसपे कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा। उसमें हमें दे रखा है रूल ऑफ रोड ऑन लैंड या फिर सी पे। ठीक है। फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स नहीं, नेशनल फ्लैग ऑफ अ स्टेट जो इंडिया ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, या स्टीफेंस डाइजेस्ट ऑन क्रिमिनल लॉ, इन सब पे नहीं। किस पे लेगा जुडिशियल नोटिस? रूल ऑफ रोड ऑन लैंड या सी पे। ठीक है। सेक्शन 62 हमारी किस चीज की बात करता है? प्राइमरी एविडेंस की। प्राइमरी एविडेंस मतलब जब हम डॉक्यूमेंट को ही प्रोड्यूस कर देते हैं कोर्ट के सामने, किस पर्पज के लिए? लो जज साहब, इस डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन कर लो, मैंने आपको प्रोड्यूस कर दिया है, प्राइमरी एविडेंस माना जाता है। ठीक है। अब हमने बोला प्राइमरी एविडेंस इनमें से कौन सा होगा? मैंने बोला मैंने डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस कर दिया, तो ओरिजिनल का अगर मैं फोटोग्राफ दे रही हूं तो ये तो नहीं होगा। क्यों? ओरिजिनल तो नहीं दे रही ना, ओरिजिनल देना था प्राइमरी एविडेंस के लिए। तो सर्टिफाइड कॉपीज भी नहीं, क्योंकि हमें ये चीज दिख जाएगा सेकेंडरी एविडेंस में लिखा हुआ। फिर मैंने बोला ओरल अकाउंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी नहीं, बल्कि क्या चीज है? हैंड रिटन लेटर। अगर ये लेटर है, मैंने खुद इसको लिख रखा है, लास्ट में साइन कर रखे हैं कुछ भी, तो ये मेरा प्राइमरी एविडेंस में काउंट होगा। ठीक है। सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज नॉट एडमिसिबल। मैंने बोला प्राइमरी के बाद हम अगर मानो प्राइमरी डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम सेकेंडरी ले सकते हैं, बट इन्होंने बोला हम एडमिसिबल नहीं करेंगे। कब? वेन ओरिजिनल इस नेचर का है दैट कि वो हम उसको मूव नहीं करते। मानो कोई ऐसा नेचर है कि मैं इस चीज को मूव नहीं कर सकती, तो कोई बात नहीं, सेकेंडरी एविडेंस दे दो। ओरिजिनल गुम हो गया, कोई बात नहीं, सेकेंडरी एविडेंस दे दो। ठीक है। अब सेकेंडरी एविडेंस मेरा कुछ भी हो सकता है कि उस चीज की फोटोकॉपी दे सकती हूँ मैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। देखो सेकेंडरी एविडेंस मैं कब दूंगी? जब मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, तब मैं सेकेंडरी देती हूँ। ठीक है। अब मैंने बोला ओरिजिनल क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई बात नहीं, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तुम नहीं ला सकते, उसकी सर्टिफाइड कॉपी दे दो एज ए सेकेंडरी एविडेंस, कोई बात नहीं। ठीक है। पर मैंने बोला ओरिजिनल हैज बीन फाउंड टू बी इनएडमिसिबल। अरे भाई, जब तुम्हारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही इनएडमिसिबल है, हम उसको एडमिट ही नहीं कर सकते ओरिजिनल वाले को, तो तुम उसका सेकेंडरी भी कैसे दे सकते हो? तो आंसर हो गया डी। तो इसका मतलब जब तुम ओरिजिनल ही नहीं दे सकते तो उस चीज का तुम सेकेंडरी भी नहीं दे सकते हो ना फिर। ठीक है। सेक्शन 74 किसके बारे में बात करता है? डायरेक्ट है पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में। अगले पे आ जाओ। कौन सा सेक्शन है बीएसए का जो डील करता है कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर के बारे में? कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर है, राइटिंग है, सील्स है विद अदर एडमिटेड वन। ये कोई एडमिट डॉक्यूमेंट है, इस पे मेरे सिग्नेचर हैं, ये वाले साइन और ये वाले साइन मिलाने हैं। अब ये कोर्ट काम खुद भी कर सकता है या किसी पर्सन को भी बोल सकता है भाई बैठकर साइन वगैरह कंपेयर कर। तो ये बीएसए में कहां दे रखा है? सेक्शन 72 में। ठीक है। Under Section 85C of Evidence Act, the presumption as to electronic signature, presumption क्या है? Easy है, Section 85C खोलेंगे और वहां पे साफ लिखा है कोर्ट shall presume। अब देखो इसको मैंने कैसे याद रखा है, क्योंकि हमें पता है सेक्शन 79 से 90A तक जो है प्रिजम्पशन हमें दे रखी है। देखो ये ट्रिक मैं बता रही हूँ, बट ये AIBE एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सिर्फ हल्का हल्का टॉपिक बताया है, डीप में नहीं बताया। ये वाली ट्रिक क्या है, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज किया करती। देखो कैसे, मैंने बोला 79 से 90A तक हमें पता है प्रिजम्पशंस है। इसमें मैंने कैसे बोल रखा है कि 79 से 85C जो अमेंडमेंट तक हुई थी, यहाँ पे तो सब में है शैल प्रिज्यूम, क्योंकि देखो एमसीक्यूज में आता है जुडिशियल एग्जाम्स में, इसलिए मुझे याद है। 79 से 85C तक तो है शैल प्रिज्यूम। एक और सेक्शन है शैल प्रिज्यूम का, कौन सा? 79 और 89। तो यहाँ पे ये सारे तो हैं हमारे शैल प्रिज्यूम, 79 टू 85C। 79 के बाद डायरेक्ट 89 में भी शैल प्रिज्यूम है, और बाकी सब में सेक्शन 90A तक क्या है? मतलब 86 से 90A तक क्या है?
मे प्रिजम्पशन है, मे प्रिज्यूम दिया हुआ है। ओके, अगले पे आ जाओ। In BSA, presumption as to electronic records must be how many years old? देखो हमें नहीं पता ये कौन से सेक्शन की बात कर रहा है, पर ध्यान रखना जहां पे भी presumption आ जाए इसका मतलब वो पार्ट बात कर रहा है 79 से 90A की। ये मैंने एविडेंस एक्ट के हिसाब से बताया है, बट बीएसए में बोल रहा है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। हम अपने इंडेक्स में देखेंगे कि हमारा प्रिजम्पशंस वाला पार्ट कहाँ पे है, और उसको देख के पता लगेगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कितना पुराना होना चाहिए, 5 साल का। और अगर नॉर्मल डॉक्यूमेंट की बात करी, उससे पहले वाले सेक्शन में दे रखा है 30 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा इतना ही था। अब अगली वीडियो में मैं सोच रही हूँ कि इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट भी हल्का हल्का ऊपर ऊपर से सब रिवाइज करवा दूं, ताकि एमसीक्यू करते समय हमें पता हो कौन सा क्वेश्चन कहां पर है। जैसे अभी हमने रेस जेस्टे पढ़ा, हमें नहीं पता था, प्ली ऑफ एलिबाई पढ़ा, नहीं पता था, तो उस बेयर एक्ट के इंडेक्स की हेल्प से हमें पता लग जाएगा बहुत कुछ। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।